आज हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर। इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर को सस्पेंड करते हैं एक रिजिड सपोर्ट से और उसके नीचे एक हुक लगा देते हैं जिसमें हम वेट को सस्पेंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप वेट इसके अंदर लगाते जाओगे, जैसे 1 kg वेट आपने लगाया तो इसमें आपके पास 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो जाएगी। 2 kg लगाओगे तो 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो जाएगी और 4 kg लगाओगे तो 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी वायर विद द वेट एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे कि वेट के साथ इसके अंदर इसके बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या ये आपको हमेशा इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगी या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें बिहेवियर जब स्टडी करते हैं तो हमने स्टडी करने के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया कि ओ से लेके ए तक आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। मतलब इसके अंदर आपका हुक्स लॉ फुली ओबेड होगा। ठीक है, और पॉइंट ए है, इसको हम नाम देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब जितना वेट आपने इसमें लगाया उतना ही इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हम ए से लेके बी तक, बियॉन्ड ए में हम देखते हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जो आपका जब आप वेट इसमें से हटाते हो तो आपका जो पाथ है वो रिवर्स ज़रूर होगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाएगी वायर, लेकिन जो आपका कर्व रहेगा ए से लेके बी तक वो आपका स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा स्ट्रेन की तरफ को बेंड कर जाएगा। मतलब थोड़ा स्ट्रेस देने पे आपको ज़्यादा स्ट्रेन मिलेगा। तो ज़्यादा स्ट्रेन मिलने से आपका हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इसमें अनलोड करते हो बी पॉइंट से उसको तो ओरिजिनल शेप ओ पे वो आ जाता है, मतलब ये वेट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन 0 पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसको नाम इन्होंने दिया है वो इसको नाम दिया है इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट को हम इसमें इलास्टिक लिमिट कहते हैं क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, वेरिएशन आपकी सेम नहीं है, मतलब हुक्स लॉ इसमें वैलिड नहीं है, लेकिन इलास्टिक बिहेवियर वो दिखाएगा। फिर पॉइंट बियॉन्ड द पॉइंट बी द स्ट्रेन इंक्रीजेज मच मोर रैपिडली विद द स्ट्रेस। ठीक है, अब पॉइंट बी से आगे ये कहता है कि आप स्ट्रेस कम लगाओगे लेकिन स्ट्रेन आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और जब सी पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे, मतलब आप इसको और ज़्यादा वेट दे रहे हो, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे आप इसको अनलोड करोगे आपका जो वायर है वो वापस 0 पे ना जाके थोड़ा सा आगे रुकेगा यहाँ पे। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जो ओरिजिनल शेप थी उससे थोड़ा ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि वो ओरिजिनल पाथ फॉलो ना करके CO1 पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे इतने से लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाएगी जो ओरिजिनल शेप है उससे ज़्यादा। ठीक है, इस OO1 पॉइंट को नाम दिया गया है परमानेंट सेट। ठीक है, और ये जो B से C तक का बिहेवियर है इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब थोड़ा सा वो प्लास्टिक बिहेवियर दिखाना यहाँ से शुरू कर देगा। फिर बियॉन्ड पॉइंट C द वायर स्टार्ट शोइंग इंक्रीज इन स्ट्रेन विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। मतलब सी से लेके डी तक आपका जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो दैट मीन्स स्ट्रेस इसमें ऑलमोस्ट 0 है और आपका स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो सी से लेके डी तक जो पॉइंट आपका रहता है इसको हम प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं ऑब्जेक्ट का, मटेरियल का। मतलब आपकी जो शेप एक बार बन गई उससे वो वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगा। ठीक है, उतना ही उसमें शेप रह जाएगी सी से लेके डी तक। तो सी डी आपका जो रीजन रहता है वो प्लास्टिक रीजन रहता है। ठीक है, फिर बियॉन्ड डी ये कहता है कि वेट जब बढ़ाओगे तो आपका ये कर्व ये फॉलो करेगा। ठीक है, और ई के बाद ये कहता है कि आप स्ट्रेस नहीं भी दोगे, मतलब वेट नहीं भी दोगे तब भी उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती जाएगी, आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वायर इतनी पतली हो जाएगी एक्सटेंशन की वजह से कि वो टूट जाएगी। तो एफ आपका क्या रहता है, एफ आपका इसके अंदर क्या रहता है, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा और आपकी वायर टूट जाएगी। तो इस तरह से हम बिहेवियर ऑफ वायर इसके अंदर पढ़ते हैं कि स्ट्रेस देने से आपकी वायर जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने इलास्टिक बिहेवियर भी देखा, फिर प्लास्टिक बिहेवियर भी देखा और लास्ट में आपको ब्रेकिंग पॉइंट भी इसमें देखने को मिला। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। और याद रखना सभी मटेरियल है वो आपको इलास्टिक बिहेवियर भी दिखाता है, प्लास्टिक भी दिखाता है और ब्रेकिंग पॉइंट भी दिखाता है। ये अलग बात है कि किसी का इलास्टिक बिहेवियर ज़्यादा है, किसी का इलास्टिक बिहेवियर कम होगा, किसी का प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड का प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है बिफोर ब्रेकिंग। जैसे आप उसको अगर पतले से पतली थिन वायर
कोई प्लेट भी बना दोगे पतली से पतली तब भी वो टूटेगा नहीं, ठीक है। गोल्ड के ऑर्नामेंट तभी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का जो प्लास्टिक रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है विदाउट ब्रेकिंग, उसमें वो जल्दी ब्रेक नहीं करता और प्लास्टिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा दिखाता है कि जितना भी आप उसको पीटते रहोगे उतना ज़्यादा वो पतला होता जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल की। क्लासिफिकेशन में हमारे पास रहता है डक्टाइल मटेरियल्स। दीज आर दोज मटेरियल विच शोज लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के बाद भी वो क्या है, वो ज़्यादा आपका प्लास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल के लिए हमारे पास कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल्स हैं। ब्रिटल मटेरियल जैसे आप सिंपल ब्रिक ले लो, ईंट आपने देखी होगी, वो आपका ब्रिटल मटेरियल में आ जाता है कि जैसे उसका इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक लिमिट ख़त्म होती है वो एकदम से आपका क्या है, टूट जाता है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट एकदम से आ जाएगा विदाउट एनी प्लास्टिक रीज़न, ठीक है। प्लास्टिक बिहेवियर वो दिखाएगा ही नहीं, मतलब जैसे ही वो जरा सा अपना इलास्टिक बिहेवियर से ज़्यादा फोर्स उसको दी गई तो एकदम से वो टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इलास्टोमर्स। दीज आर दोज मटेरियल विच फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इनके लिए आपकी इलास्टिक रीजन तो बहुत बड़ा होता है लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन आपका हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। इसमें रबर आपके रहता है, इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा, लार्ज वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट एट्सेट्रा, ये सारे आपके इलास्टोमर्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल्स के टाइप्स देख सकते हो। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट को मैं सिंपल वे में कहूँ, जैसे आप पिल्लो यूज़ करते हो, आप उसके ऊपर बैठ जाओ, क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन पिल्लो में आ जाता है, लेकिन जैसे आप उठ जाते हो तो एकदम से वो वापस अपनी शेप में नहीं आएगा, लेकिन आप जब थोड़ा सा घूम घाम के वापस आओगे तो आपको लगेगा कि पिल्लो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि उसने आपको इलास्टिक बिहेवियर तो दिखाया लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं कि बॉडी अपना ओरिजिनल शेप लेती है लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है, थोड़ा डिले वो दिखाएगी, इसको नाम दिया था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जैसे इसमें हमारे पास रहते हैं द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज निग्लिजिबल स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोरस ब्रोंज, ये आपके इलास्टिक मटेरियल होते हैं तो इनमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बड़ा कम होता है, बट वेरी लार्ज फॉर ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर में बहुत ज़्यादा है, ग्लास को दबा दो वो बहुत टाइम के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, ठीक है, बहुत टाइम तक दबा ही रहेगा। उसके बाद एक और टॉपिक आता है इसमें इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग का मतलब होता है कि जो मटेरियल अपना इलास्टिक बिहेवियर लूज कर जाता है, जैसे बार बार आप उसको क्या करो, जैसे वायर है, अगर मान लो आपने मेटेलिक वायर तोड़नी हो तो आप क्या करते हो, उसको ट्विस्ट करते रहते हो दोनों तरफ को, बहुत देर तक ट्विस्ट करते रहो और वो क्या होगा, आपका वायर टूट जाएगी, तो दैट मीन्स उसका इलास्टिक बिहेवियर अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। तो इलास्टिक बिहेवियर खत्म होने को हम नाम देते हैं इलास्टिक फटीग, ठीक है। रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्सेस अगर आप उसके ऊपर लगाते रहोगे तो उसमें क्या होगा, आपका इलास्टिक बिहेवियर उसका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन कितनी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि इलास्टिक बिहेवियर अर्थ का कितना है, ठीक है। तो जनरली जो इलास्टिक लिमिट होती है अर्थ की होती है 3 × 10⁸। तो जो इलास्टिक लिमिट है उससे कम प्रेशर आपकी अर्थ झेल सकती है, ठीक है। तो प्रेशर आपकी इक्वेशन रहती है एच रो जी। तो प्रेशर की इक्वेशन जो एच रो जी है, जिसमें एच आपकी हाइट ऑफ माउंटेन आ जाएगा, रो डेंसिटी आ जाएगी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। तो ये आपकी प्रेशर की इक्वेशन है। ये प्रेशर आपका लेस देन 3 × 10⁸ 8 जी बल्कि 8 होना चाहिए। तो एच की वैल्यू मतलब लेस देन, ये आप रो जी को से इसको डिवाइड कर दो। रो की वैल्यू जो आपकी डेंसिटी रहती है अर्थ की होती है 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जो जी की वैल्यू 9.8 है। अगर इसको हम राउंड अबाउट सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 10⁻⁴ मीटर। तो 10⁻⁴ मीटर हमारा होता है 10 किलोमीटर। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर जो माउंटेन एग्जिस्ट कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर लंबे हो सकते हैं, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट है जो कि नियरली 10 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो इससे बड़ा माउंटेन नहीं हो सकता है, अदरवाइज आपका अर्थ क्या है, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी और माउंटेन नीचे धंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी। मेटेलिक पार्ट्स ऑफ मशीनरी बार बार जब ऊपर नीचे होते हैं, जैसे आप सिंपल पिस्टन ले लो, तो उससे उसके बार बार जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से उसका इलास्टिक लिमिट कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जो मशीनरी है वो काम करना अच्छे से काम करना बंद कर देगी, ठीक है। इसी तरह हम क्रेन की बात करें
तो क्रेन की जो 1 सेंटीमीटर अगर हम विड्थ लेते हैं, मतलब उसका रोप का जो आगे वाली मोटाई लेते हैं, अगर वो 1 सेंटीमीटर की है तो उसके जो कैपेसिटी होती है वो होती है 10⁴ kg के अराउंड, या हम 10⁵ kg भी ले सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन हम 10⁴ kg प्रेफर करते हैं ताकि वो टूटे ना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी जनरली कितनी रहती है 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली वायर की, वो रहती है 10⁵ kg। जस्ट हम कितना वेट करते हैं 10⁴ kg। ठीक है, तो ये आपका उसकी इलास्टिक लिमिट हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिजेज़ हैं। ब्रिजेज़ का डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है कि वो बेंड ना करें, और बेंड हो भी जाएँ तो टूटे ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, वो रखते हैं हम, लेंथ आपकी स्मॉल होनी चाहिए, यंग्स मॉडुलस में आपका शुड बी लार्ज। ठीक है, और आपके पास जो उसकी विड्थ है, डायमीटर है, वो आपका लार्ज होना चाहिए, और ब्रेड्थ आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी लार्ज होनी चाहिए। तो डेल्टा कम होगा अगर वाई बी डी की वैल्यू आपकी कम होगी। ठीक है, और एल आपका कम होगा, लेंथ आपकी कम होनी चाहिए, वाई ज़्यादा होना चाहिए, बी भी ब्रेड्थ भी ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका जो डायमीटर है वो भी आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर ना कह के इसको हम डेप्थ कहेंगे, सॉरी डायमीटर नहीं है डेप्थ है, ये डेप्थ भी आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कि इसकी जो शेप है वो आपने स्ट्रेट ना लेके एक आई शेप में इसको, ब्रिज के नीचे जो आपका ब्रिज का नीचे वाला हिस्सा होता है, अगर आपने ब्रिज देखे होंगे तो जो नीचे पिलर बने होते हैं, इसके पिलर का जो शेप होता है वो आई शेप होता है। ठीक है, आई शेप आपको ज़्यादा एरिया ऑफर करता है, जिससे आपका बेंडिंग का चांस क्या है, स्कोप क्या है, कम रहता है। तो इसको दूसरा वर्ड बकलिंग भी कहते हैं। तो बकलिंग आपकी स्मॉल होगी अगर आप ये चीज़ें सारी इसमें मेंटेन करते हो। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो हॉलो शाफ्ट होती है, हॉलो शाफ्ट मतलब जो अंदर से खोखली हो, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। अगर आप उसको एक मोटी पाइप लेते हो जो बिल्कुल सॉलिड है, उसके कंपैरिजन में एक पाइप लेते हो जो अंदर से खाली है, तो जो खाली पाइप होगी उसकी स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा इलास्टिक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट। तो ये भी आपने इसमें याद में रखना है। ठीक है, और जो लास्ट टॉपिक आज का रहता है इसमें, वो है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी in a stretched wire. ठीक है, when a wire is stretched, some work is done against the internal restoring forces acting between particles of the wire. This work done appears as elastic potential energy of the wire. ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप वायर को खींचना चाहते हो तो उसके अंदर के इंटरनल फोर्सेस उसको खींचने नहीं देगी। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क आपका किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक लेंथ वायर ली ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा एवरेज फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। अब एवरेज फोर्स जो हम इसमें लेते हैं वो होती है F/2 इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल आ गया चेंज इन लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें ए से और एल से डिवाइड करेंगे दोनों को, और ए एल से ही मल्टीप्लाई। तो F/A क्या होता है आपका स्ट्रेस, डेल्टा L/L क्या होता है स्ट्रेन, और एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालें तो हम AL से इसको डिवाइड कर देंगे, तो AL से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आपका डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे मैथ्स में आप डिवाइड करते हो वैसे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो स्ट्रेन की जगह स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, एक और स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अभी हमने पढ़ा, इट इज़ यंग्स मॉडुलस, तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा इट इज़ 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा जो रहता है वो रहता है पॉइजन्स रेशो। ठीक है, पॉइजन्स रेशो बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी आप किसी वायर की लेंथ को बढ़ाओगे, ठीक है, आप सिंपल वायर कोई ले लो, उसको खींचो, तो उससे उसका जो मोटाई है वो कम हो जाती है, रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसमें रहता है कि जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोगे, लेंथ चेंज करोगे, तो लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। लेटरल स्ट्रेन मतलब उसका रेडियस कम हो जाएगा बाय डेल्टा आर, और इसकी रेशो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम नाम देते हैं पॉइजन्स रेशो। ठीक है, अगेन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और कोई यूनिट नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको भी आपने बुक से अच्छे से कर लेना है।